हम नमस्कार अल्पना जी। कैसे हैं आप? बस चल रहा है। आप थोड़ा बाहर गया था घूमने के लिए ना कि? हाँ, बहुत लंबा हो गया था। अच्छा। हम्म, बहुत। कहाँ रहते हैं आप? हम जमशेदपुर में रहते हैं। अच्छा, आपसे तो जैसे आप क्या कुछ नौकरी करते हैं ना, हाउस वाइफ? नहीं, हम नौकरी करते हैं। हम लोग का अपना ही छोटा सा बिजनेस है कंप्यूटर का। अच्छा। इसलिए कभी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि शाम को ही सारे सोशल कॉल्स होते हैं, तो उसी हम्म। कोई आ जाता है, कुछ होता है तो दिक्कत हो जाती है। कोशिश इसलिए मैं ज्यादा कोर्स में जो है, रहने की। ज्यादा ज्यादा कोर्स में एक साथ में ज्वाइन नहीं किया। हम्म। और बुधवार में एंगेज, उसके बाद में इधर उधर का काम रह जाता है, एक दिन मैनेज हो जाता है। हम्म। सही बात है। ये एस्ट्रोलॉजी से आप कितना दिन से अटैचमेंट है, ये जो? गुरु जी के साथ ही जुड़े हैं पिछले, भाई कोविड के बाद से ही। कोविड के समय में ही थोड़ा सा फ्री टाइम था तो पढ़ना अच्छा। शुरू किया था। तो उसके बाद हाँ। से ही थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो यही है। तो यही है, तब से इन्वॉल्वमेंट होने लगा, तो करने लगे उसको। मतलब कोविड के टाइम में मैं भी एंगेज हुआ। पहले हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो सुना था। एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ। ना, कोविड का टाइम में मैं भी एंगेज हुआ। उसका पहले रिकॉर्डेड वीडियो सुना था। तो घर में बैठा हूँ, ठीक है चलो देखता हूँ, तो अच्छा लगा है। एक एक करके तो गुरुजी बोला एपीए में आ जाइए, आपको बहुत कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब एपीए कौन सा बैच में ज्वाइन किया? हम AP8 के स्टूडेंट थे। 8 यार। हम्म। फिर हमने प्रश्न एंड वर्ष भी किया, गुरु जी का कैरियर वाला भी, कैरियर निर्धारण भी किया। एक्चुअली उतना जितना समय देना चाहिए उतना समय दे नहीं पाते हैं। तो रिवाइज भी करना होता है। तो अभी मुहूर्त का ही इतना क्लास छूट गया हम्म, है, तो आज से उसको रिवाइज, पहला क्लास से रिवाइज करना शुरू किया है। हम्म। तो थोड़ा सा हाँ, दिक्कत होता है। रिवीजन नहीं देने से याद नहीं आता है ना। हाँ, तो अभी अच्छा। हमको कुछ कुछ भी याद नहीं है, बहुत सारा चीज खोज खोज के निकालते हैं। तो आज से सोचे हैं कि थोड़ा सा हम्म। शुरू किया था, बीच में लंच टाइम में ऑफिस में टाइम मिला था तो थोड़ा सा शुरू किया था। नमस्कार गुरु सैन जी साहब, बीच में नमस्कार मैम। 15 दिन। हाँ। नमस्कार नमस्कार। ठीक है। तो गुरु जी और 15 दिन बाहर गया था, उससे मैं जितना हो सके मैं रिवीजन दिया। तो रिवीजन साथ में तो कुछ क्वेरी आ जाए तो अच्छा लगे। और कैसे है आपका? मेरा नाम इसमें चेंज हो क्या है, वैसे बदला नहीं। नमस्कार नमस्कार गुरु अच्छा, जी। इसलिए तो हाँ, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार नमस्कार। तो इसमें चेंज करना हाँ, आ इसलिए नहीं रहा मैं। मुझे। प्रणाम चेंज गुरु करना जी। आ नहीं रहा इसमें मुझे। हाँ, गुरु नमस्कार जी सर। प्रणाम। क्या हाल चाल? प्रणाम गुरु जी। अनुराधा प्रणाम जी गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम। कहाँ थी अल्पना जी आप? गुरु जी हम थोड़ा सा इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर, तिरुपति सब दर्शन वेरी करके गुड आए। फिर अल्पना उसके जी। बाद बीमार हो गए थोड़ा सा, तो फिर इधर कंटिन्यूअसली पिछले 3 महीने से घूम के आने के बाद बीमार पड़ जा रहे हैं। बदलानी जी आप भी नहीं दिखाई देते थे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी गुरु गुरुजी। जी। जी मेरी भी तबीयत नवंबर लास्ट वीक से खराब है, और अभी तक कफ काफी हो जाता है गुरु जी मुझे। तो क्या कहते हैं, क्लास के समापन की ओर है, ठीक है ना? हाँ, प्रणाम हमने गुरुजी। कहा था। हाँ जी जैन जी नमस्कार।
ये लास्ट क्लास भी मिस हो गई थी गुरुजी। हाँ हाँ उससे पहले तो काफी टाइम के बाद मिले हम आपसे। हाँ हाँ। तो आज संक्षेप में वास्तु मुहूर्त, क्योंकि कुछ एक ऐसे मुहूर्त हैं, हम आप लोगों से बोले थे कि कोई सा भी पंचांग आप लोग मंगा लीजिएगा। तो पंचांग आप लोगों के पास होगा तो वो पंचांग जब विषय सूची पढ़ेंगे तो ये है ना कि सबके पास अलग अलग पंचांग होगा, समझ रहे हैं? तो सबको अलग अलग टाइम देना होगा, ठीक है ना? तो वो भी संभव है, अलग अलग आधा आधा घंटा का जो है सो हमसे जूम मीटिंग ले करके पंचांग को कैसे देखेंगे वो समझ लीजिएगा, ठीक है ना? तो क्योंकि पंचांग जो पंडितों में आपस में लड़ाई होती है, बनारस वाले बोलते हैं कि आज मनाएंगे और राजस्थान वाले बोलते हैं नहीं कल मनाएंगे, ठीक है ना? उसका भी कारण थोड़ा समझ में आएगा, ज्यादा तो ये लोग लड़ते रहेंगे, वो एकता नहीं होने वाली, ठीक है ना? जबकि सबका अलग अलग निदान दिया हुआ है, ठीक है ना? लेकिन वो निदान देने वालों ने भी कुछ कंफ्यूज कर रखा है, तो उस कंफ्यूजन की वजह से लोग निर्णय पर नहीं पहुंचते और सब सोचते हैं कि हमारे अखाड़े में ये चलता है तो यही चलाएंगे। एक कहावत है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए नहीं पता, लेकिन ब्राह्मणों के लिए है इसीलिए कह देना उचित, ठीक है ना? क्योंकि सर्वज्ञ मानते हैं ब्राह्मण, अपने आप को पूर्ण मानते हैं। कहा गया है ब्राह्मण कुत्ता हाथी, ठीक है ना? जात जात के घाती, ठीक है? ये तीनों जो है अपने बिरादरी के लिए जो है कुछ करते नहीं है, लड़ते हैं तीन। आप इसीलिए देखेंगे हाथी का एक दांत टूटा होता है, वो पेड़ पे रगड़ने से थोड़ी टूटता है, वो आपस में लड़ाई से टूटता है। कुत्ते को बिल्ली के साथ लड़ते नहीं देखा होगा, लेकिन आपस में वो लोग बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई करते हैं। और वही हालत ब्राह्मणों की, इसमें इतनी विद्वता होती है कि दिन भर के रेफरेंस भी डालते रहेंगे। अगर बड़े विद्वान अखाड़े में आ जाएं तो आप ले नहीं पाओगे रेफरेंस, ठीक है ना? इतने डालते रहेंगे। निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, वर्ष कृत्यम है, बिहार वाले लोग और यूपी वाले लोग वर्ष कृत्यम बोलेंगे, ठीक है ना? तो सबका अलग अलग प्रभाव हो जाता है। लेकिन हम लोगों को जो एक मुख्य बात है कि जब कोई कार्य करते हैं, कार्य के गुणानुसार, कार्य का जो गुण स्वरूप है उसके अनुसार समय शुद्ध करना चाहिए, ठीक है? अब जैसे आज हम कहेंगे गृह निर्माण के विषय में थोड़ा सा लेकर के चलेंगे, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि बड़े जतन से लोग एक घर बनाते हैं, अभी भी हमारे देश में तो ये स्थिति है। हमने देखा, हम अपने पिताजी को अपने पूरे जीवन काल में नौकरी करते रहे, 5 बच्चों का लालन पालन किया, सबका शादी विवाह किया, एक घर बना पाए, वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के बाद। तो जब इतना परिश्रम से, मेहनत से, और आज भी वर्तमान में भी देखते हैं कुछ लोग जिनका भाग्य बहुत अच्छा है, पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, तो 1 2 3 फ्लैट खरीद लेते हैं, 4 फ्लैट खरीद लेते हैं। लेकिन यदि उन दोनों का अर्निंग कम है तो भी एक ही फ्लैट खरीद पाते। आज किसी ने बताया कि हमारे बच्चे का 17,500 फीस जाता है, और नॉर्मल कोई ऐसा बड़ा स्कूल नहीं है, तो बड़े बड़े स्कूल में तो और बड़ा बड़ा फीस जाता होगा। तो आजकल 1 2 बच्चे
अगर हैं आपके तो उसको पढ़ाने में ही आपका 25% पैसा, 30% पैसा निकल जाता। और उसके बाद जो बचता है वो आपके गाड़ी और घर के किस्त में चला जाता है। तो ऐसे स्थिति में भी हम ये तो इन टोटल कह सकते हैं कि घर जो होता है हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल होता है उसको बना पाना और बाद में उसका मेंटेन कर पाना। ठीक है। बैंक तरह तरह का लोन ऑफर करती है कि आप राव फ्लैट में मत जाओ, फर्नीचर के लिए अलग से पैसा ले लो। तो इतने प्रलोभन और सुविधा होने के बाद भी भारत में सबको अपना मकान नहीं है। और जो भी हो, गरीब हो या अमीर हो, जब वो अपना घर बनाता है तो वो जीवन में एक बार प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि हमारा घर वास्तु के अनुकूल बन जाए। अगर वो फ्लैट नहीं लेता है, 50 गज का भी जमीन लिया है, तो भी वो मिस्त्री से बोलेगा वास्तु का ध्यान रखना है। अपने आस पड़ोस में किसी को कोई जानकारी होगी तो उससे पूछेगा कहाँ क्या करवाना है। अब आप 50 गज के जमीन में क्या वास्तु करवाओ, 100 गज के जमीन में क्या वास्तु करवाओगे? तो उसके लिए कम से कम 200-500 गज का जमीन होना चाहिए, तब आप थोड़ा वास्तु के अनुकूल काम कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो वास्तु का हिसाब किताब है, थोड़ा सा समय लेंगे, ज़्यादा आज पढ़ाएंगे भी नहीं। वास्तु का जो हिसाब किताब है, पढ़ाने वाले बहुत हो गए हैं, पढ़ने वाले भी बहुत हो गए हैं। ठीक है। और पढ़ने वाले बहुत होने का कारण क्या है? हमारे क्लास में कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि गुरुजी, लोगों ने लाखों रुपए लूट लिए रेमेडी के नाम पे, अन्य नाम पे, तो मैंने सोचा कि पढ़ ही लेता हूँ। इतना तो फीस भी नहीं है जितना मैं एक ने कहा कि मैंने तो 5-7 लाख रुपए खर्च कर दिए एस्ट्रोटॉक में। और सैकड़ों पंडितों से बात किया, लेकिन कोई भी एक जैसा नहीं बोला। सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कई लोग एस्ट्रो वास्तु करते हैं, पता नहीं ये कब इसका जन्मदाता कौन है। कई लोग महावास्तु करते हैं, पता नहीं इसका जन्मदाता कौन है। लेकिन वर्तमान समय में हमारे इंडियन वास्तु में, वैदिक वास्तु तो नहीं बोलेंगे हम, इंडियन वास्तु में चाइना का बड़ा प्रभाव है। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, हजारों करोड़ का जो है वास्तु के रेमेडी से संबंधित सामान चाइना से इंपोर्ट होता है। चाइना आपका चंदन भी बना करके आपको दे सकता है कि पंडित लोग जो चंदन लगाएंगे वो चाइनीज चंदन होगा। ठीक है। बस उसको ये पता चल जाए कि इसका डिमांड वहां है, वो प्रोडक्शन करके भेज देगा। तो फेंग सुई जिसको बोलते हैं चाइना में, उसको यहाँ वास्तु में लपेट करके लोग उसका रेमेडी करते हैं। क्योंकि हमारे वास्तु में पूजा पाठ, मंत्र जप और कुछ छोटे मोटे बदलाव के अलावा और कुछ रेमेडी नहीं दिया गया है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में पैसा कमाना चाहते हैं, उनको रेमेडी की बड़ी आवश्यकता, उसमें वो बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी मेरा भी ख्याल होता है कि हमारे पास
इतने लोग जरूर आते हैं कि अगर मैं चाहूं तो पर डे किसी न किसी से 1 लाख रुपए ले सकता हूँ। एक मिनिमम बताता हूँ आप लोगों को, और वो बड़े प्यार से हमको दे सकते हैं। तो हमारा अर्निंग 30 लाख रुपए महीने का हो जाएगा। लेकिन दूसरे ही दिन विचार आता है कि ऐसे पैसे का क्या करोगे, ठीक है ना। तो फिर सोचता हूँ कि जो करता हूँ यही अच्छा है, क्योंकि आपको 1 लाख रुपया लेने के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बगैर झूठ बोले कोई जुगाड़ नहीं है। कोई ऐसा नहीं जो आएगा गुरुजी 1 लाख रुपए रखो, अपना आनंद से रहो, वो कोई नहीं हो। नमस्कार सर। नमस्कार प्रीति जी। एक हमारे विद्यार्थी थे, बड़े अच्छे थे। उन्होंने कोर्स किया 3-4, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो उसी तरह से किया। और उसके बाद एक दिन आए और हमको अलग से 21,000 रुपये दे के चले गए। बोले सर वो तो फीस था जो हमने आपको दिया, और ये गुरु दक्षिणा में दे रहा हूं, ठीक है ना। और 3 मिनट से ज्यादा देर नहीं रुके थे वो, और वो चले गए। बात होते रहती है। तो हम आप लोगों को कहेंगे कि यदि आप लोगों की भी इच्छा हो आगे चल करके पैसा कमाने का, तो ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, बहुत उपजाऊ है, ठीक है ना। और एक ही रेमेडी का खर्च 10,000 भी हो सकता है और 10 लाख भी हो सकता है। हमारे एसोसिएशन में मैं बहुत लोगों के लिए पहले काम किया हूँ। किसी का राशि फल लिख देता था, किसी का किसी विषय के ऊपर लिख देता था, इस विषय के ऊपर गुरुजी लेख लिख दीजिए, तो लेख लिख देता था। तो लेख लिखने का 1,500 रुपया लेता था, ठीक है। राशि फल लिखना है 1,000 रुपया दे दो। कोई छोटा टॉपिक बनाना है तो 500 में भी चलेगा। इस तरह से हमने किया, लेकिन कभी अपने आप को जो है सो उस स्तर पे नहीं ले गए जहाँ की अर्निंग बहुत सारे हो। जबकि मैं काम जहाँ शुरू किया था वहाँ पे प्रत्येक स्टूडेंट को ये टारगेट होता था, प्रत्येक ज्योतिषाचार्य को ये टारगेट होता था कि इतने रुपए कमाने हैं, इसमें आपको 3% जो है सो कमीशन मिलेगा। 30%, समझ रहे हैं। आप रत्न बेचो, यंत्र बेचो, जो बेचना है बेचो। तो कई लोग जो है सो उसमें बहुत अच्छा अर्न करते रहे। कई लोगों को आदत हो गई, अपना बाहर निकले, स्वतंत्र समाज में अपना झंडा गाड़ा और बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं। अच्छा है। तो आप लोगों को भी कहेंगे कि वास्तु सीखिए। तो इंडियन वास्तु है, उसमें बताया गया है सभी, और बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटा है। जिसे बहुत छोटा है उसको सीख सकते हैं। और हमने उसमें कहा कि उसमें आधा जो है मुहूर्त पर ही बात आती है। आधा वास्तु पढ़ाया गया है और आधा मुहूर्त बताया गया, पूजा पाठ बताया गया। तो सबसे पहले मुहूर्त तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हमें जरूरत है कि वास्तु में कहाँ कहाँ किस किस तरह का पूजन किया जाना चाहिए, इसको समझ लेना जरूरी है। और उस पूजन के लिए हमको कितनी तैयारी करनी चाहिए। इतना यदि हमको पता हो जाए तो हम उसका मुहूर्त भी दे देंगे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि भूमि चयन
अगर हम कर लेते हैं, भूमि खरीद ली हमने, चयन करना मतलब खरीद लेना। अब उसमें उसको नापते हैं, कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है, कौन सा भाग आगे बढ़ा हुआ है, कौन सा भाग कटा हुआ है। उसके बाद हम आर्किटेक्ट को बोलते हैं कि इसका नक्शा बना दो। यदि भूखंड बड़ा है तो वो बीच में, भूखंड के मध्य भाग में या किसी किनारे को पकड़ते हुए आपको एक अच्छा मकान, जो सामने से देखने में भी अच्छा रहो और अंदर भी सुख सुविधा आपको अच्छा हो, इसको लेकर के वो बना देता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हर आर्किटेक्ट अगर वास्तु का थोड़ा सा भी ज्ञान रख ले तो बड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, नहीं रख पाता है तो कोई बात नहीं, आपके लिए मकान करोड़ों का बना दिया, लेकिन गलती कर दिया, ईशान कोण में टॉयलेट डाल दिया, नैऋत्य कोण में किचन बना दिया। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। कितना तोड़ फोड़ करोगे? बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए पहला सजेशन यही देना है कि अगर आपके पास भूखंड है और किसी भी आकार का है, उसको पहले भूल जाइए। हमारे शास्त्रों में ये चर्चा दिया हुआ है कि ये कछुआ के आकार का है, घोड़े के आकार का है, गौखुर के समान है, कई तरह का है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। पहला तो हम लोगों को उससे लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम घर बनाएंगे तो घर को एक अलग से आकार देंगे। जब हम उस घर को अलग से आकार देंगे तो जो आकार देंगे, अर्थात जितना लोडेड एरिया है, अर्थात जितने में कंस्ट्रक्शन होगा, उसको वास्तुनुकूल करना चाहिए। बाकी जो तारबंदी है, घेराबंदी है, बाउंड्री वॉल आप डालते हो, टेढ़ा अगर गया है तो टेढ़ा बाउंड्री वॉल डलेगा, तो लोग आपको उस बाउंड्री वॉल के तहत डराने का प्रयास करते। ये पश्चिम में चिपका हुआ है, दक्षिण में बढ़ा हुआ है, ये सब, जबकि वो किसी आकृति का हो, लेकिन जब हम उस पे मकान बनाए तो मकान के लिए जो चयन करें वो वास्तु के अनुकूल करें, और वास्तु के रूल भी उसी के ऊपर लगते हैं। जो आपका कंस्ट्रक्टेड हाउस होगा, जितने में कंस्ट्रक्शन होगा, उतने में आपको वास्तु का नियम लगता है। बाद में बागवानी वागवानी के ऊपर थोड़ा बहुत नियम लगता है, तो तारबंदी और घेरेबंदी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग छोटा सा चीज दिमाग में रखिएगा, तो बहुत लोगों से बचा जा सकेगा। जमीन कितने भी साइज का है, यदि हम चारों तरफ जमीन छोड़ने की हमारी कैपेसिटी है उस प्लॉट के अंदर, तो हम एक सीधा मकान बना सकते हैं। दक्षिण मुख का है तो उसको उत्तर और पूर्व मुख से एंट्री दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब चीज बताते हुए इस बात को बताया गया है कि जितने में आप मकान बनाते हो उसके ऊपर वास्तु का नियम लगता है, अन्य जगहों पर नहीं लगता। तो इसको मानते हुए आप लोग इस बात को मान सकते हैं। चलिए, ये तो ठीक हो गया। तो जब आप अपने भूखंड पे पहुंचते हो और मान लीजिए इस तरह का हमारा भूखंड है, नहीं दिख रहा अच्छा, लेकिन हमको जो मकान बनाना है ना, वो बिल्कुल ये सीधा लकीर मानिएगा आप।
बिल्कुल रेक्टेंगल में बनाते हैं। तो इसके ऊपर वास्तु का नियम लागू नहीं होगा, वास्तु का नियम इसके ऊपर लागू होगा। क्लियर हो गया? अब मान लो कि ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये उत्तर है, और हमारा रास्ता जो है दक्षिण से है और हमारा गेट यहां खुलता है। क्लियर हो गया? तब हम क्या करते हैं कि ये तो एंट्री गेट है हमारा, ये बाउंड्री वॉल पे है, यहां से एंट्री करके हम इसका गेट यहां खोल लेते हैं, तो ये पूरब की ओर हो गया हमारा, इसके ऊपर लागू हो जाएगा तो ये पूर्वाभिमुख हो गया। लेकिन वास्तुविद आपको यहीं बिगाड़ देंगे कि आपका गेट ही गलत है। ठीक, चलने दीजिए। तो हमारा जो कहना था, थोड़ा सा वास्तु को ले लिया, आप लोग चिंता मत कीजिए क्योंकि वो जानना जरूरी है। तो जब हम पैमाइश में ये वाला भाग उठाते हैं कि इतने में हमको वास्तु का जो है सो निर्माण करना है, तो इस भाग को जिस दिन नापने के लिए जाएंगे उस दिन पूजन होना चाहिए। ठीक है ना? पहला पूजन जिस दिन नापने जाएंगे और हम उस भूखंड को अलग करेंगे, तो जितना भी झाड़ झांखड़ जमीन पे हो, गंदा हो, लोग क्या कहते हैं कि भले गंदगी डाल दिया, भर दो इसको, उसके ऊपर बना लो, गलत है। आप अपने भूखंड से सारे गंदगी को बाहर निकालिए। क्या पता किसी ने जानवरों की हड्डी फेंक रखी हो, राख फेंक रखा हो, वो आप अपने क्यों निगेटिव एनर्जी अंदर डालिएगा? तो ट्रैक्टर लगा करके भूखंड को साफ करा लीजिए, थोड़े पैसे खर्च, अगर मिट्टी भरने की भी जरूरत है तो अलग से मिट्टी मंगाइए और भरिए, लेकिन उस पे वो घर का निकला हुआ कचरा डला हुआ है, सड़क पर से टूटा हुआ बिल्डिंग का कूड़ा डला हुआ है, वो सब आप अपने प्लॉट से बाहर करवा लीजिए। एक हमारे भतीजा थे, पटना में मकान बनाया, बोला कि हमारा जो बीच वाला रूम है ना चचा, उसमें उन लोगों ने, मैं जब बाउंड्री किया था उसके बाद आकर के भैंस गाड़ दिया। बगल में यादवों का बड़ा ताकत था तो गाड़ दिया। अब वो कब गाड़ दिया तो हम उसको बाहर नहीं करवाए, उसी पे बना लिए। हमको अब जब बना लिए तो बना लिए, अब क्यों बोलते हो और ये मन में रखते क्यों हो को वहां भैंस गाड़ दिया था? अगर आपको पता चल गया था तो उसको निकाल के बाहर करवा देना चाहिए था, और नहीं निकलवाए तो कोई बात नहीं। तो जो पैमाइश आप बनाते हो, पहले तो पूरे भूमि को साफ कराना है, और जो पैमाइश बनाते हैं उसको अच्छी तरह से गोबर से नीपिए, पंचगव्य और पंचामृत आदि बना करके उस पर छिड़काव कीजिए और फिर पूजन प्रारंभ कीजिए। और कुछ मत कीजिए, भूमि पूजन कीजिए, वास्तु पूजन कीजिए, गौरी गणेश पूजन होगा ही। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको पहला जो नियम है वो कि जिस दिन आप भूखंड का पैमाइश करते हो, नापते हो, उस दिन आपको पूजा करना चाहिए। अब कहा जाता है भूमि शोधन। अब शोधन से अर्थ क्या है कि भाई भूमि जो है ना अटपटा सा बना हुआ है, एक तरफ ऊंचा है एक तरफ नीचा, और आपको पता नहीं है किधर ऊंचा है किधर नीचा है। लेकिन वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम ऊंचा होना चाहिए और उत्तर और पूरब नीचा होना चाहिए। आप जेसीबी मशीन लगाते हो बड़े प्लॉट के लिए, छोटे प्लॉट के लिए नहीं कुछ तो 2-3 मजदूर लगाओ, और दक्षिण और पश्चिम को ऊंचा रहने दो
और उत्तर पूर्व को थोड़ा नीचा करो, आधा फीट करो, 1 फीट करो, नीचा करो। इसको भूमि शोधन कहते हैं। उस दिन भी आप पूजन करो। तो जब पूजन करेंगे तो उसका मुहूर्त तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब आ जाता है, ये 2 तो ऐसे हो गया। अब जिस दिन शिलान्यास करते हैं उस दिन भूमि का पूजन अनिवार्य रूप से करना है। ये तो तीसरा चीज है। आप भले ही 2 दिन सिर्फ ऐसा होता है कि चलो कुदाल पहला चला, उसके पूर्व थोड़ा सा मिठाई उठाई चढ़ाए, धूप अगरबत्ती दिखा लिए, भगवान का नाम ले लिए, ऐसा भी लोग, अगर आप नहीं करोगे तो मजदूर करवा लेगा, क्योंकि उसको 100 रुपया 51 रुपया लोग मांग लेता है कि आपका भूमि 5 से प्रारंभ करेंगे खोदना या इसको बराबर करेंगे तो कुछ तो आप रख दो। तो वो मिठाई उठाई मंगवा लेता है, अपने पूजन कराता है। ठीक है। हमने देखा है घर में जितनी बार मैं कोई लिंटर डालूं उतनी बार पूजन कराए। हमारा मिस्त्री बड़ा होशियार था, उसको 151 रुपया मिल जाता था तो 1 किलो मिठाई आ जाता था, सब खाता भी था जम के, और उसके बाद काम शुरू होता था। तो ठीक है, वो किसी न किसी रूप में आपने ईश्वर का नाम लिया, वो अच्छा है। लेकिन जब शिलान्यास करना है तो हमको प्रॉपर तरीके से दिन मुहूर्त सबका ध्यान रखते हुए किस दिशा में शिलान्यास करना है, विशेष ध्यान इसका रखना है। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग पंडित बुला लिए, आओ भाई ईशान कोण में जो है सो गड्ढा खुदवा लिए और शिलान्यास करवा लिए। पूरब दिशा में गड्ढा खुदवा लिए, पंडित के कहा नहीं नहीं पूरब में पूजा होगा, पूरब दिशा में गड्ढा खुदवा लिए, पूजा कर लिए। अरे यजमान का धन बना रहे, उत्तर में कुबेर का होता है, उत्तर में गड्ढा खोदो, पूजा कर लो, शिलान्यास डाल दो। यह अनुचित है, ये शास्त्र के अनुकूल नहीं है। शास्त्र के अनुकूल जो है वो मैं आपको बताऊंगा। हर एक संक्रांति पर राहु के मुख का और पूंछ का विचार किया जाता है, और मुख से लेकर के पूंछ तक जहां तक फैला हुआ है वहां पे नींव नहीं डलता है। तब नींव कहाँ डलता है, जहां खाली स्थान होता है वहां डलता है। नंबर 1। नंबर 2 कि कभी भी किसी निश्चित दिशा में नींव नहीं डलता, हमेशा कोण में नींव डलता है। ये 2 बात याद हो जानी चाहिए। कोण में नींव डलता है का मतलब है या तो ईशान कोण में डलेगा, आग्नेय में डलेगा, नैऋत्य में डलेगा, वायव्य में डलेगा। कभी भी पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में नींव नहीं डलेगा, ये ध्यान रखना है। ये भी हो गया कि अगर किसी कोई डलवा रहा है कि पूरब में डलवा रहा है तो वो गलत है, नींव नहीं डलेगा पूरब में। तो हमेशा नींव कोण में डलेगा, और आप नींव को अच्छे तरह से पैमाइश करके बनवाइए ताकि वो हमारे किसी पिलर के नीचे आ जाए या हमारे किसी दीवार के नीचे आ जाए। ऐसा नहीं हो कि नींव अलग रह गया और मकान बाद में इधर बना लिए। बहुत लोग नींव डलवा लेते हैं और मकान बाद में कहाँ से क्या बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। आगे नींव जब आप समझा लोग नहीं। वास्तु पढ़ेंगे तो नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा आदि जो है सो हम बताते रहेंगे, और उसके हिसाब से ईंट का पूजन जीवेश जैसे जोशी लोग पंडित आपको कराता रहेगा। ठीक है ना। अब ये जो विदिशा की बात होती है, दिशा और विदिशा, विदिशा का मतलब ही कौन होता है।
ठीक है। तो उसका चयन सूर्य संक्रांति के आधार पर किया जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, नोट कीजिएगा तो थोड़ा वास्तु का भी ज्ञान हो जाएगा। तो उसका चयन संक्रांति के आधार पर होता है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ा नहीं, क्या हो रहा है, कुछ आया स्क्रीन आया पे, कुछ सर। दिखाई? जी जी। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सिंह कन्या तुलास्त सूर्य। सिंह कन्या और तुला में सूर्य हो तो ये देखिए, ये राहु है। इसका मुख कहाँ होगा? ईशान कोण में होगा। धड़ कहाँ होगा? वायव्य कोण में होगा। पूंछ कहाँ होगा? नैऋत्य कोण में होगा। आप इन तीनों कोणों में नींव नहीं डाल सकते। आपको यदि सिंह में, कन्या में, तुला में सूर्य है तो कहाँ नींव डालना है? आग्नेय कोण। आग्नेय। ये आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। अब उसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। सूर्य का प्रवेश वृश्चिक, धनु और मकर में हो जाए तो अब ईशान से एक नीचे आ गया। यहाँ वायव्य में मुख हो गया, नैऋत्य में हो गया, आग्नेय में। तो अब कहाँ खाली बचा है? ईशान। तो अभी कहाँ चल रहा है सूर्य? धनु। तो अभी यदि किसी को नींव डालना है तो कौन सा कोना लेना चाहिए? ईशान। ईशान। समझ में आ गया आप लोगों को? अर्थात 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, यहाँ अभी इस संक्रांति से, इसके पीछे जो संक्रांति वृश्चिक वाला था, वो वाला, धनु वाला और मकर वाला संक्रांति में यदि किसी को नींव डालने का तिथि मुहूर्त मिलता है तो नींव कहाँ डालना चाहिए? ईशान कोण में। ठीक है। अच्छा, हम ये आपको बताएं ही नहीं और मुहूर्त बता दें तो फालतू चीज हो जाएगा, मजा नहीं आए। ठीक है ना? इसीलिए इसको समझना जरूरी है। अब कुंभ, मीन और मेष में सूर्य प्रवेश करे तो अब ये देख रहे हैं ना, पहले यहाँ मुख था, फिर यहाँ था, अब मुख यहाँ आ गया तो धड़ ऐसे हो गया। अब खाली कौन सा कोना हो गया? वायव्य। तो वायव्य कोण में जो है सो आपको नींव डालना है। अब आप जब वायव्य कोण में नींव डालिएगा ना तो घर में भी पंडित होता है, वो कहेगा ये कौन सा तरीका है, हमेशा पूजा पाठ भगवान का ये वो ईशान में होता है, आप वायव्य में नींव डाल रहे हो। उनको तो पता नहीं है। तो लेकिन कई लोग, हमने कहा ना कि अब आप इस महीने में आपको कोई पंडित आया, ईशान में नींव डलवा दिया तो गलत हो गया। पूरब में नींव डलवा रहा है, गलत है। उत्तर में नींव डलवा रहा है, गलत है। नींव कॉर्नर पे ही पड़ेगा। और किस कॉर्नर पे पड़ेगा? जो कॉर्नर राहु के मुख, पृष्ठ और पूंछ के अलावा खाली मिलेगा उसके ऊपर पड़ेगा। अब वृष, मिथुन और कर्क में यदि हो तो नैऋत्य कोण में नींव डलेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो पहले तो ये जान लेना चाहिए कि भाई कौन से महीने में आपको नींव डालना है। क्या ये अंग्रेजी के महीना से चलेगा? जी हाँ चलेगा। तिथि हिंदी के महीना से देंगे? जी हाँ देंगे। आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, दोनों में तारतम्य निकाल लीजिएगा, सूर्य प्रवेश को देख लीजिएगा और उसके बाद नींव कहाँ डलना है वो बता दीजिएगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा? गुरुजी नीट समझा नहीं चीज तो।
फाउंडेशन इसका मीनिंग क्या है? फाउंडेशन कोना से भीत पूजा যেটাকে বলা হয় না वेद पूजा, ठीक है, ठीक है, समझ। हाँ, भेद पूजा भी हमको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बंगाल फाउंडेशन भीत पूजा मतलब तो यही। मैं तो सोच रहा था नीम में नीम पेड़ है क्या, नीम पे, ठीक है चलो। हाँ, चलिए ठीक है। किसी का हाथ खड़ा था, पूनम अग्रवाल, क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे बड़े बड़े शहरों में मैक्सिमम तो आजकल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ये सभी बन रहे हैं, तो फ्लैट के अलावा कोई चारा भी नहीं है। जमीन खरीद के मकान बनाना आज के समय में बहुत मुश्किल वाला काम है। तो इस केस में हम लोग कैसे इसको लेंगे फिर, क्योंकि बिल्डर तो ये सब चीज फॉलो नहीं करते हैं। अरे बिल्डर नींव को बहुत फॉलो करता है, और उसकी तैयारी वो 6 महीना पहले से करता है। उस दिन वो 1000 लोगों को निमंत्रण देता है, मैं आपको बताता हूँ, और चाहता है कि हमारे अधिक से अधिक फ्लैट उस दिन बुक हो जाएं। वो हाँ, नींव करेक्ट। कहीं डले, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको एक आयोजन के तरह मनाता है और उस दिन वो मैक्सिमम सेल कर लेता है। बड़ा बड़ा जो सोसाइटी वाला होता है वो कई ऐसे छोटे छोटे बिल्डर को, इन्वेस्टर को 10-10 20-20 फ्लैट बेच देता है कि आज यदि आप बुक कराओगे तो आपको ये फ्लैट 50 लाख रुपए का पड़ेगा, और आज के बाद कल आप बुक कराओगे तो 60 लाख रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में कभी कभी कुर्सी भी धोखा देता है। समझ रहे हैं ना? तो फाउंडेशन फाउंडेशन ठीक है। हाँ, मैं डर गई फाउंडेशन, गुरुजी, मैंने कहा क्या। हाँ तो समझ में आ गया, वो लोग नींव जरूर डालते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि आप लोगों को आगे जब आप पढ़ेंगे तो बताएंगे ही कि द्वार निर्माण, कहीं भी जाएंगे ना, कोई यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी, यहीं पे नोएडा प्रवेश करेंगे तो बड़ा सा गेट बना हुआ है, नोएडा में आपका स्वागत है, समझ गए ना? तो इसको द्वार निर्माण बोलते हैं। तो द्वार निर्माण के लिए भी तिथि अलग से होनी चाहिए, द्वार निर्माण के लिए भी मुहूर्त अलग से बताना चाहिए। और आखिरी में होता है गृह प्रवेश। और इस, आप नींव नहीं डाले लेकिन आप गृह प्रवेश तो कर रहे हो ना? जी। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोगों को सजेशन देते हैं कि गृह प्रवेश अच्छे पंडित को बुला करके करवा लो। तो उसका ध्यान गृह प्रवेश पे नहीं रहता है, उसका ध्यान रहता है कि हमारे यार दोस्त आए कि नहीं, उसको दावत खिला में वो घर देख करके हमको थैंक यू बोले कि बहुत अच्छा मकान खरीदा है। ठीक है ना? वो इस चक्कर में ज्यादा लगे रहते हैं। लेकिन आपको गृह प्रवेश बिल्कुल शास्त्रीय तरीके से करना चाहिए, और यदि शास्त्रीय तरीके से करेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा। और आप समझिए कि कौन 3 से 4 घंटा देने के लिए थे, और वो भी तब जब वेदी एक दिन पहले तैयार हो जाए। वेदी का मतलब होता है कि सर्वतोभद्र चक्र बनता है, नवग्रह मंडल बनता है, वास्तुमंडल। तो ये सब एक दिन पहले तैयार हो जाए, तब जो है सो आपको 3 से 4 घंटा लगेगा। ठीक है ना? पंडित का मंत्र बोलते बोलते न जाने कितना कंठ सूख जाएगा। ठीक है ना? तो आपको इस तरह से करवाना चाहिए। और नहीं कराते हैं, फिर बाद में कोई वास्तु दोष वाला आता है और आपके घर में 1000 पिरामिड ठोक करके 2.5-3 लाख रुपया ले करके चला जाता है। ठीक है ना? तो गुरुजी उससे आजकल अच्छा है, भ्रमित बहुत करते हैं।
हाँ, उससे भ्रमित अच्छा बहुत है। करते कि इधर ये प्रॉब्लम है, इधर ये प्रॉब्लम है, भ्रमित बहुत करते हैं। हाँ, तो सही सजेशन कोई नहीं देता है। इसीलिए अपने से सीख लेना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो क्या है, तो आप वास्तु, आप लोग मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए तो मैं कहूँगा ही कि गृह प्रवेश के दिन आराम से बैठिए और गृह प्रवेश कीजिए, और कुछ करने का जरूरत नहीं। दावत समय मिल जाए तो कर लीजिए, नहीं तो एक दिन बाद रख लीजिए, क्या दिक्कत है। आज पूजा कर लेंगे, दावत कल रख लेंगे, हम भी फ्री हैं, एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेना चाहिए, ठीक है। जीवेश, क्या प्रश्न है? गुरुजी, अभी ये जो आपने वास्तु में बताया था ना, वो शल्य के बारे में, शल्योद्धार के सभी हड्डी वगैरह को भूमि में तो वो हाँ, निकाल लेना चाहिए। कोई व्यक्ति निकालने में समर्थ है तो मैक्सिमम कितने फीट तक का, कितनी गहराई तक का वो निकाला जा सकता है? पहले तो कूड़ा करकट निकालना अनिवार्य माने, हम्म। ठीक है। उसके बाद यदि संभव हो, अगर आपको उस जमीन का बेस मिल गया, बात को समझना, कि उस जमीन का जो अपना मिट्टी है वो मिल गया, तो वहां पे आप उसको मान सकते हो। अन्यथा कम से कम 10 फीट गहराई तक मिट्टी को बाहर निकाल लेना चाहिए, जी। ठीक है ना। अगर आप सक्षम हैं तो 10 फीट गहराई तक मिट्टी को बाहर निकालिए। उसके बाद अपना फाउंडेशन शुरू कीजिए, मकान बनाइए। अच्छा है कि अगर बेसमेंट बन जाता है तो उसमें मिट्टी भी बाहर हो गया और कूड़ा करकट भी साफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से करना चाहिए। हिमाक्षी हाथ खड़ा किया था, कोई प्रश्न है तो पूछ लो, मैंने देखा था एक बार। गुरुजी, मैं यही पूछना चाहती थी कि आप वास्तु का बोलेंगे क्या, कोर्स कराएंगे क्या गुरुजी? हाँ, फरवरी में आएगा। ठीक है, यही पूछना चाहती थी। हाँ, ओके, धन्यवाद। एक साल मुहूर्त पढ़ाते हैं, एक साल वास्तु पढ़ाते हैं। इस ओ, साल मुहूर्त पढ़ा रहे हैं, अगले साल जी वास्तु पढ़ाएंगे। जी गुरुजी। तो 2-4 लोगों ने बड़ा परेशान किया, तो मीनू को बोले तुम पढ़ा दो, ठीक है ना। ओ, शायद मीनू वास्तु पढ़ा रही है। अब फिर दोबारा पूछा नहीं कि पढ़ा रही हो कि नहीं पढ़ा रही हो, ठीक है ना। नहीं पढ़ा रही गुरुजी। नहीं पढ़ा रही है। हमने अच्छा, पूछा था, बोली गुरुजी पढ़ाएंगे अगले साल। हमको बोली कि हम 4-5 लोग बहुत जीत करेंगे, तो शुरू कर दो तुम, हम जब पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। नहीं, हमने पूछा था तो उन्होंने कहा गुरुजी पढ़ाएंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे गृह प्रवेश का जो है सो समय हमको निकालना है। तो इसके ऊपर ना कई प्रकार के खनन, मिट्टी खोदना, आप कई कारणों से मिट्टी खोदते हैं। तो भूमि सोई है या जागी है ये जानना जरूरी है। नक्षत्र अधोमुख होना चाहिए ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो कई प्रकार से हम लोगों को अब मुहूर्त का ज्ञान होना जरूरी है। तो खनन विशेष के लिए अलग मुहूर्त होगा और प्रवेश के लिए अलग मुहूर्त होगा। ये नहीं है कि जिस दिन हम मिट्टी खोदेंगे उसी दिन उसी तरह का दिन मिला और हम गृह प्रवेश का दिन दे देंगे, तो नहीं। 2 दिन मुख्य रूप से, 3 दिन। पहला, जिस दिन वही नींव डालते हैं। दूसरा, द्वार निर्माण जिस दिन करते हैं। तो द्वार निर्माण के विषय में आप लोगों को ज्यादा नहीं बताया, तो वो जो प्रवेश द्वार होता है वो अलग होता है। वो आपके बिल्डिंग के बाद एक कंस्ट्रक्शन होता है जो बिल्डिंग के बारे में बताता है कि बिल्डिंग कितना विशाल होगा, द्वार उतना ही विशाल होगा, ठीक है ना। तो उस द्वार निर्माण की चर्चा भी हमारे वास्तु में अलग से किया गया, ठीक हो गया। तो इन 3 जगहों पर विस्तार से पूजन पाठ की जरूरत है। बाकी नापने के समय, शोधन के समय, शोधन में क्या करते हैं, मिट्टी शोधन वगैरह का बहुत नियम है, ठीक है, वो सब आगे आप लोग समझिएगा तो
वहाँ संक्षेप में भी अगर आप पूजन कर लेते हैं, गौरी गणेश का पूजन कर लेते हैं, वास्तु का आराधना कर लेते हैं, 10 दिक्पाल क्षेत्रपाल आदि का आराधना कर लेते हैं, तो काफी हो जाता है। ठीक है ना। और कुछ नहीं कीजिए तो एक कलश रखिए, कलश के ऊपर सारे देवी देवताओं का पूजन कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। सभी देवी देवताओं का पूजन कलश के ऊपर हो जाता है। अब यहाँ हम आप लोगों को कुछ जो मुहूर्त की बात बताई गई है, एक तो पहले यही कहेंगे कि किसी भी पंचांग के विषय सूची में जाएंगे तो उसमें मुहूर्त लिखा रहता है, और वहां जाकर के आप तिथि आदि ले लेंगे तो मुहूर्त आ जाएगा। आगे संक्षेप में हम आपको यहाँ मुहूर्त बताने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग थोड़ा बहुत समझने का कोशिश कीजिएगा, ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी पूनम अग्रवाल जी ने कहा था कि गुरु जी वो जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, जो बड़े फ्लैट बनाते हैं बेचते हैं, वो नींव का पूजन करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं। ठीक। तो मान लिया जाए कि हमें एक सोसाइटी बनाना है और वो सारे मकान बेचने हैं, तो हम चर लग्न ले लें। पहले आप लोगों को बड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं। लेकिन यदि हमको स्वयं के लिए घर बनाना है तो स्थिर लग्न के अलावा और कोई लग्न नहीं लेंगे। और द्विस्वभाव ऑप्शन में है, लेकिन हम स्थिर लग्न ही लेंगे। क्या जल्दबाजी है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, स्थिर लगन में लेंगे। आज स्थिर लगन लिया, चंद्रमा 8 में चला गया, नहीं लेंगे, दूसरा तिथि चयन कर लेंगे। घर बनने में 1-2 साल लग सकता है, तो तिथि चयन करने में 2-3 महीने लग जाएगा, तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। एक बार हो जाए शुरू, उसके बाद तो हो जाता है। ठीक है। और हमने देखा कि जिन लोगों को मैंने मुहूर्त निकाल के दिया, उन लोगों को घर बनाने में कोई असुविधा नहीं हुई, बहुत प्रेम से घर बन गया, बड़े अच्छे से निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। एक हमारे यजमान थे जो घर जब नींव का डेट देना था, मकान का नक्शा आर्किटेक्ट को समझाना था, तब तक तो वो बहुत जुड़े रहे, घर बनाना शुरू किया, आराम से घर बना। बोले थे गुरुजी गृह प्रवेश आप ही को कराना है। हमके लिए हम तो पूजा पाठ कराते नहीं है, पंडित अच्छा भेज देंगे। तो पंडित भी अच्छा भेज दिया, आपको आना ही होगा, आना ही होगा, बड़ा रिक्वेस्ट था। तो नहीं जा पाए, 2 साल 3 साल नहीं जा पाए। इस साल किसी तरह से गए तो उसको फोन किए तो बोला आज तो गुरुजी बड़ा मुश्किल है। मुलाकात भी नहीं होगी। हम तो यही होता है, अपनी अपनी बात। ठीक है ना। तो कई लोग होते हैं, कोई बात नहीं। तो कभी कभी होता है कि देखो इतना ये हुआ, हम आपके शहर में आए, आपको कांटेक्ट किए, आपको फुर्सत नहीं है मिलने का, तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चर लग्न में यानी मेष कर्क तुला और मकर, इसमें जो है सो आपको घर बनवाना है। और ये भी कहा गया है कि जब सूर्य, ये तो चर लग्न की बात हो गई, अब सूर्य चर या स्थिर राशि में हो तो उस मास में नींव डालना चाहिए। आगे ये भी क्लियर करेंगे, चर और स्थिर मास में हो उस मास में नींव डालना चाहिए। क्लियर हो गया आप लोग। तो 2 बातें हमारे लिए साफ हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं। हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, आप पूछेंगे कि बातें कहाँ से ली गई।
तो वो भी पहले मैं बता दूं। 2 रेफरेंस बुक है, एक मुहूर्त चिंतामणि और दूसरा विश्वकर्मा प्रकाश, ठीक है ना। विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा प्रकाश से ही हम ज्योतिष वास्तु पढ़ाते हैं, ठीक। कहता है ज्योतिष शास्त्र अनुसारेण सुदिने शुभवासरे सुलग्ने सुमुहूर्ते च सुस्नातः प्रांगमुखो गृही पूजयेत गणानाथं च ग्रहांश्च कलशे स्थितान् परीक्षिते च भूभागे गोमये नानुलिप्य च तत्र संपूजयेत विप्रान् दैवज्ञं च तथैव च यावत् प्रमाणा भूर्ग्राह्या गृहार्थं तावता गृही पंचगव्यौषधय जलैस्तथा पंचामृतेन च सेचये क्षुद्धि कामेन भूसंस्कारांच कारयेत्। अब जरूरत क्या क्या है ये सब यहां बता दिया गया है। गृह स्वामी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ दिन, शुभ वार, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त में स्नान करके जिस भूमि पर घर बनाना हो वहां जाकर श्री गणेश जी महाराज, नवग्रह आदि की कलश पर पूजा करें। फिर जितनी भूमि पर भवन बनवाना हो, आप लोग सुनिएगा, जितनी भूमि पर भवन बनवाना हो नापकर उतनी भूमि को दिक् शुद्धि के साथ, मतलब दिशा शुद्ध करने के साथ ग्रहण करें। दिशा शुद्ध करने के लिए आपको हमने जो बताया कि हम उत्तर पूर्व क्या रखना है, हमको कितना कहाँ नाप रखना है, ये सब होगा। अब उसके बाद कहता है कि सर्वप्रथम पूजा स्थल को गोबर से लीपकर फिर उस पर अष्टदल कमल बनाकर कलश का स्थापन करें। ज्योतिषी तथा ब्राह्मणों की दक्षिणा द्रव्य आदि से पूजा कर उन्हें संतुष्ट करें। पंचगव्य, पंचगव्य का मतलब होता है गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र और गोमय का मतलब होता है गोबर। सर्वोत्सधि के जल तथा पंचामृत, गोदुग्ध, गोदधि, शर्करा, मधु और घृत। शर्करा का मतलब गुड़ आप ले सकते हैं, चीनी भी आजकल मिलाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिलाकर उस भूमि पर छिड़कना चाहिए तथा भूमि के अन्य संस्कार, सफाई, झाड़ झंखाड़ जो भी है उसको पहले ही काटकर भूमि का समतलीकरण करके ही पूजन करना चाहिए। तो आपको मुहूर्त से पूर्व आपको ये चीज करवा लेना है। पहले झाड़ झांकड़ साफ सफाई शोधन तक आपको जाना है और फिर जब शोधन करके ये नाप करके एक पोर्शन निकाल लेंगे जहां आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो उतने भाग को गोबर से नीपना है और जो जो बताया गया है उस तरह से आपको पूजन करना है। ठीक हो गया। तो ये शोधन के समय भी कर सकते हैं और जिस दिन शोधन किया उसी दिन हम नींव भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से नींव डालने के लिए, उसी दिन अगर हमने मुहूर्त निकाल लिया है तो शोधन और नींव डालना एक ही दिन आप कर सकते। यदि आप सब काम, जैसे होता है ना कि पूरा प्लॉट साफ करवा लो, ये नहीं कि जहां पूजन कराया, कई लोगों को मैंने देखा है कि जिस जगह नींव डालना है उस जगह साफ कराया, नींव डाला, पूरा जंगल पड़ा हुआ है, चला गया। अरे क्यों ऐसा करते हो भाई? ठीक है ना। मैं अपने होम टाउन में 3.5 कट्ठा जमीन खरीदा, तो मैंने उसको फाइनल करने के बाद सबसे पहले कहा कि इसको साफ करवाओ, जंगल साफ करवाओ, भूमि दिखाई तो दे, ये तो जंगल दिखाई दे रहा है।
तो उसने बोला हमारा 4,000 खर्चा हो जाएंगे। वो नहीं पता हमको, इसको साफ करवाओगे तब हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। फिर साफ करवाया, पूरे भूमि पे टहले, ठीक है ना, घूमे फिरे। हाँ, एक आइडिया लगाया कि लेने के बाद हमको इसमें से कितना मिट्टी निकलवाना है और किस तरह से समतल करवाना है, ये सब आइडिया लगाया, फिर एग्रीमेंट कर लिया। तो हम तो खरीदने से पहले एक बार साफ करा लिया, हमको पता है फिर जंगल हो गया होगा, फिर जब रजिस्ट्री हो जाएगा फिर साफ कराएंगे, फिर भूमि शोधन कराएंगे, तो आगे समझा जाएगा। तो ये करना चाहिए। अब कहा जाता है कि खनन आरंभ करने का जो मुहूर्त है, अधोमुखे च नक्षत्रे शुभे अहनि शुभवासरे चंद्र तारा अनुकूल्ये च खननारंभम शुभम। अधोमुखी नक्षत्र, तो लिख लीजिए मूल, अश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, भरणी, कृतिका। तो ये अधोमुख नक्षत्र है। शुभ वार, वार कौन कौन सा लेंगे? तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार गुरुवार, और शुक्रवार। शुक्रवार। में जब कर्ता का चंद्र बल तथा तारा बल प्राप्त हो तो खनन प्रारंभ करना चाहिए। अब ये वाला जो बल लिख दिया ना, चंद्र बल और तारा बल, तो तारा बल में खनन वाले दिन आपका वो 3 तारा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? 3 5 7। सेन जी क्लियर हुआ कि नहीं? 3 तारा, हाँ 3 5 7 3 5 नहीं हुआ 7। गुरुजी, नहीं हुआ, नहीं हुआ 3 तारा क्लियर। नहीं गुरुजी। कौन बताएगा, बताओ। तारा याद है? आज 9 का 9 तारा है, किसको याद है? सर मुझे याद है। मिली को याद है। 1 मिनट हिमाक्षी ध्यान देना। बोलो। सर जन्म, जन्म, संपत, संपत, विपत, विपत, क्षेम, क्षेम, प्रत्यारी, प्रत्यारी, साधक, साधक, बाधक, बध या बाधक, मित्र, मित्र। मित्र। फिर परम मित्र या अति ठीक। मित्र। हिमाक्षी, कौन से नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ है? गुरुजी पुष्य नक्षत्र 1। पुष्य। हम्म। तो पुष्य, बोलो मिली। फिर अश्लेषा, अश्लेषा, मघा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, हस्त, चित्रा, चित्रा, स्वाति। स्वाति, स्वाति, विशाखा। विशाखा। हिमाक्षी ध्यान देना कि तुम्हारे लिए ये जो विपत नक्षत्र है ये मघा है। मघा।
इसमें नींव नहीं डालना है। जी गुरुजी। ये जो प्रत्यारी नक्षत्र है, यह है उत्तरा फाल्गुनी। तुम्हारे जी लिए उत्तरा फाल्गुनी शुभ नहीं होगा। और ये जो बद है वो है चित्रा। चित्रा तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा। ठीक है। जी गुरुजी। जी तो ये वाला याद रखना ये है, तीन जन्म तीन संपद हाँ। विपत। इसमें 3, हम्म 5 सात। और 7। जी जी ठीक है। गुरुजी। जी गुरु। ये 3 तारा जन्म जो है जन्म हमारे तारा लिए, जन्म तारा यूज कर सकते हैं, कोई जन्म तारा प्रॉब्लम देश नहीं। हाँ, वही विशेष बताया रूप से 3, 5, 7। विशेष रूप से 3, 5, 7 को जो है परहेज करके चलना है। ठीक है। फास्ट प्रथम चरण। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। वार में शनिवार और रविवार नहीं लेना है, सोमवार को भी ठीक ही मान लिया गया है। तो ठीक है ना। मंगलवार। हाँ, सूर्य चर या स्थिर नक्षत्र राशि में हो, ये हमने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे अधोमुख नक्षत्र, इसको गृह प्रवेश से लेना देना नहीं, गृह प्रवेश में अलग आ जाएगा। इसको नींव से कहाँ कहाँ लेना है, कुआं खोदना है, बोरवेल का काम शुरू करना है। बोरवेल आप मान लो जमीन से पानी निकालने का काम करोगे, उसके लिए पूजन करना है, तो उस दिन अधोमुख नक्षत्र होना चाहिए। ठीक है। खनन नींव डालना है, तो उस दिन अधोमुख नक्षत्र होना चाहिए। तो ये सब नींव डालने के लिए हमारे लिए जरूरी है। खनन हेतु दिशा का चयन आप लोगों को सबसे पहले ही बता दिया गया है कि सिंह, कन्या और तुला में होगा तो आग्नेय कोण में खनन करेंगे। इस तरह से आपको ये मालूम हो गया है। तो इस विषय को आप लोगों ने सीख लिया है। तो हमको खनन का दिशा पता हो गया, खनन का दिन पता हो गया, खनन का नक्षत्र पता हो गया। तारा बल और चंद्र बल में हम 2 चीज करेंगे कि चंद्र बल जब बताया गया है तो यहाँ अवस्था में बाल और मृत अवस्था को नहीं लेंगे। ठीक है ना। हम थोड़ा चंद्रमा को मजबूत लेंगे, चंद्रमा को केंद्र त्रिकोण में लेंगे। चतुर्थ स्थान अगर वर्जित कर सकें तो भी चलेगा, 8वां 12वां तो वर्जित होगा ही होगा। लग्न शुद्धि के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने लग्न और राशि से 8वें स्थान का लग्न नहीं बनाएंगे। ये सब जो है सो आप लोगों को अलग से करने की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ जो है सो आपके लिए भूमि का नींव खोदने वाला काम समाप्त हो गया। ठीक हो गया। शुक्ल पक्ष होने पड़ेगा। हाँ शुक्ल पक्ष होने पड़ेगा। हाँ, चंद्र अब आप लोगों को संक्षेप में बता देते हैं कि हिंदी का जो महीना है, आप लोग सोचेंगे कि जो है सो महीना ही नहीं पता तो क्या करें। तो 5 महीना है, पहले उसको लिखिए। फाल्गुन, बैसाख, श्रवण, कार्तिक और मार्ग शीर्ष। ठीक है। इन 5 महीनों में भी फाल्गुन, बैसाख और कार्तिक, ये तीनों सबसे अधिक शुभ कहा गया है। अब आप लोग फाल्गुन जहां लिखे हैं उसके सामने लिख सकते हैं सूर्य कुंभ राशि में लगभग होता है, बैसाख में सूर्य मेष राशि में लगभग होता है, श्रवण महीने में सूर्य कर्क राशि में होता है, और कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि में होता है। तो यहाँ पर आप चर और स्थिर राशि ही प्राप्त करेंगे, यह आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है।
ये क्लियर होना चाहिए। ये 5 महीने के अलावा हम 6ठे महीने में नींव का डेट नहीं देते। आपको जरूरत है कल जाओ कोड़ लो बना लो, हमको क्या मतलब। हमसे पूछने आएंगे तो हम इसी 5 महीने में नींव का डेट देंगे। क्लियर हो गया। और जब विशेष अध्ययन करेंगे ना तो अलग अलग सूर्य यदि हमारा, हम मान लीजिए मेष राशि में दे रहे हैं और पता चला कि मेष राशि जो है जहाँ सूर्य अभी स्थित है वो हमारे लग्न से 8वां हो रहा है, तो बदल देंगे, दूसरे महीने में डाल देंगे। तो कुछ विद्वानों को अपने मतानुसार भी करना चाहिए। तो अगर इतने बातों का ध्यान रखते हैं तो हमको लगता है कि और भी पक्ष वगैरह की बात कर लेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वास्तु पे ही चलेगा तो गृह प्रवेश का भी तो आएगा ना, तो उसको भी अभी पढ़ेंगे तो हम पक्ष आदि की भी बात कर लेंगे। लेकिन ये जो बातें आज आपको बताया गया कि फाल्गुन में करना है, सिंह कन्या तुला में है तो आग्नेय कोण में करना है, सूर्य चर और स्थिर राशि में रहे तभी करना है, दिन जो है तो सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार हो, मंगल शनि रवि नहीं हो, मंगल भूल गया था मैं, मंगल भी नहीं होना चाहिए, अधोमुखी नक्षत्र हो, तो ये सब हमको याद रहना चाहिए, इसमें भूल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब जरूरी है, विद्वान ज्योतिषियों के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, यदि मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो कर लें, नहीं तो आज क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। जी अनुराधा जी बताइए। गुरु जी मान लीजिए जिनको नहीं मालूम वास्तु में, उन्होंने अपने घर बना लिए हैं, जैसे आपने कहा मंगलवार के दिन नहीं करना, तो उसका कोई परिहार भी है? अब तो परिहार बन है गए, कि आप वास्तु पूजन कराइए अपने घर में, अच्छा दिन तिथि देखकर। मतलब घर बन जाए उसके बाद करा सकते हैं दोबारा बिल्कुल कभी भी एक जब बार। आपको पता चले? हाँ, क्या है कि हम जब सारा पूजन कर लेते हैं जी। तो क्षमा प्रार्थना करते हैं, हाँ। करते हैं कि नहीं करते हैं। जी जी जी। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते करते अहर्निशम चलिए। दासो इमिति मांग मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, ऐसे करते हैं ना। हम्म। तो हम उसी तरह से एक वास्तु पूजन क्षमा याचना के लिए कर लेते हैं। संकल्प में ही कहेंगे कि हम पूर्व में हमको ज्ञात अज्ञात तिथि मुहूर्त आदि का कोई ज्ञान नहीं था, हमने इस फिर भी गृह में प्रवेश किया और गृह में रह रहे हैं, इसके परिहार हेतु हम आज वास्तु पूजन करना चाहते हैं, आप हमारे पूजन को स्वीकार करें। तो ये जो विद्वान पंडित है ना वो संकल्प यही उठा लेगा, तो पूजन भी उसी के निहित निहित हो जाएगा। ठीक है ना, तो संकल्प का बड़ा महत्व है, इसीलिए संकल्प के लिए व्याकरणाचार्य होना चाहिए। बाकी तो पंडित को मंत्र सब याद है, वो इतना तेजी से मंत्र पढ़ेगा कि आप, और समझ इतना लयबद्ध होकर के पढ़ेगा कि आप जो है सो कृत हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन ऐसे कृत करने वाले कई पंडित जी, हमारा एक बड़ा अच्छा पंडित, उसको मैंने बोला कि जाओ सत्यनारायण प्रभु की कथा करा दो, उसको बहुत मंत्र याद है और मुंजवानी बहुत अच्छा बोलता है, और वो पूजा कराने के लिए गया, सारा पूजा करा दिया, कलश में फोटो लगा दिया था, कलश का पूजा ही नहीं कराया। ठीक है ना, भूल गया। अब भूल गया तो जो जजमान था वो बिहारी जजमान था और पंडित था, तो वो हमको बोला कि कहाँ से पंडित जी भेजे थे, इसको तो कलश का पूजन ही नहीं कराया इसने। तो हम उसको बोले रे क्या किया तुम आज, तो गुरु जी हमको भी पता है हम कलश का पूजन नहीं कराए। हम कहे इसको कोई भूलता है क्या, तो क्या कीजिएगा। तो बोला कि उस पे जो फोटो टिका दिए थे ना, तो कलश पीछे ढक गया था तो ध्यान ही नहीं रहा। हम कहे ऐसा ही होता है, ध्यान नहीं रहता है। तो जो है सो चलिए, जबकि वो कर्म कांड में अच्छा जानकार था, लेकिन भूल बस हो गया तो हो गया। हाँ मिली बताओ। सर जैसे कि भूमि तो हो गया, जैसे फ्लैट वगैरह को जिससे खरीदा हुआ है और उसका गृह प्रवेश वगैरह कुछ नहीं कराया है,
तो उसको बेच सकते हैं ना बिना गृह प्रवेश कराए, कि करवाना हाँ जरूरी हाँ, होता है? बेचने में क्या दिक्कत? मतलब गृह प्रवेश बिना कराए बेच सकते हैं उसको। हाँ हाँ, और सर अगर जैसे फ्लैट नहीं, जैसे बेचना चाह रहे हो और नहीं बिक रहा है, उसका कोई रीजन होता है या कोई कुछ और होता है उसके क्या? लिए एक मंत्र बताएंगे, वो मंत्र करना, या तो घर खरीद लोगे या तो घर बिक जाएगा। अच्छा। जिस उद्देश्य के लिए उस मंत्र को करोगे वो दोनों कार्य हो। ठीक है, कभी पूछ लेना। क्या है मंत्र? अभी अभी वो हमको, हम पंडित नहीं है, सब मंत्र याद नहीं हो, हमको निकालना पड़ता है। ठीक है ना? ऐसा मत सोचिए कि सामने जो गुरु जी बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी बैठ गए हैं। देखते हैं हमको 2 ही हाथ है। नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंस है हाँ इसका। ठीक है, अगला बार देखिएगा। हाँ और मैं कहना चाहता हूँ, गृह प्रवेश में जो पूजा होता है उसमें तो वास्तु पूजा होती ही। हाँ, होता है, वास्तु, हाँ, वास्तु पूजा होती और वास्तु पूजा तो ये 5 रकम का पूजा है, वही मैं कहना चाहता है। हूँ। ठीक। सिर्फ वास्तु पूजन ही नहीं होता है, सर्वतोभद्र मंडल चक्र का पूजन होता है, और उस पूजन को हाँ कराने हाँ, में वो भी होता है। और और उस पूजन को 1000 में एक पंडित को ही मालूम है कैसे पूजा कराया जाता है। समझ गए ना? तो इसीलिए चलिए, अच्छा है। हमसे ज्यादा अच्छा जानकारी सर्वतोभद्र चक्र का एक अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण को होना चाहिए, लेकिन अब नहीं रखते हैं। अब उनको चावल रंगाने में मजा आता है, सजाने में मजा आता है, बाकी सब पूजा तो छीट छीट के करा देते हैं। ठीक है ना? वो दिशा ही भूल जाते हैं, किस दिशा में कौन है, अधिदेवता प्रतिदेवता ही भूल जाते हैं, तो नक्षत्र ग्रह कहाँ से याद रहेगा? ठीक है ना? तो ऐसा होता है, बड़े बड़े पंडितों के साथ ऐसा होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहेंगे कि सर्वतोभद्र मंडल चक्र का पूजन सही तरीके से कराने में लाखों में एक पंडित को आता होगा, तो ये तय बात है, लाखों में एक को आता। ठीक है ना? बाकी आप जितना भी देखते हैं मंदिर वंदिर में, वो सब मूर्ति को साफ सफाई करने वाला, मंदिर का सफाई करने वाला कर्मचारी है, वो पंडित नहीं है। ठीक है ना? तो ब्राह्मण होने के कारण उसी को दे दिया गया कि तुम ही पूजा पाठ करो, सुबह शाम भोग लगाओ, और क्या करना है। अतुल जी बताएं। गुरु, ये समझना था आपसे, वर्षफल का कोर्स आपका कब शुरू होता है? जनवरी में हो जाएगा, नाम जनवरी में? लिखा हाँ, दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब उसमें इस एक चीज और बार समझ, थोड़ा पीछे रहे, अनीता कुछ कर नहीं रही है, सबको सूचना दे देना चाहिए था। गुरु जी, इसी में एक चीज थोड़ी सी और समझनी थी कि सपोज कर लिए कि दशा गोचर ठीक है, पर वर्षफल में आपका मतलब परिणाम अच्छे देख रहे हैं, तो हाउ डू यू सी इट? कैसे देखते हैं उसको फिर? वो ताजिक है, समझ गए हम्म। ना? अच्छा। उसको अलग से पढ़ते ही है। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं होता उसका, दशा से नहीं, गोचर से? मतलब क्यों नहीं होता है, जी। लेकिन उसको ताजिक शास्त्र बोलते हैं। ठीक है ओके। ना? जी। उसमें प्रश्न और वर्ष में एक ही योगों का वर्णन होता है, इसलिए उसको एक साथ मिला करके पढ़ाते हैं। ठीक है ना? अच्छा। अच्छा है, अगर फंड हो तो पढ़िए, बाकी हम्म। फंड नहीं हो तो जोर मत ले डालिए। ठीक है ना? हम्म। बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत ज्ञान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। ज्ञान तो मान लीजिए, हम तो आपको बिल्कुल सही कहेंगे कि हमारे पास फंड है तो पढ़ लेना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ा वो बहुत है। और स्वयं से अध्ययन, मैं पुस्तक का नाम बता दूंगा, स्वयं से अध्ययन प्रारंभ कर लीजिएगा तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे वर्षफल पढ़ाने के पर लिए ही कौन सी आएगा। पुस्तक होगी गुरु जी? ताजिक नीलकंठी लेना है। ताजिक नीलकंठी। हम्म। तो अपने आप से हो जाता है क्या? सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? किया जा सकता है, ऐसा क्या दिक्कत है, हम तो स्वाध्याय आपके सामने बैठे हैं। आपकी बात अलग है आपसे। नहीं नहीं, हमारी बात अलग क्यों, हमने पहले ही बताया हमको 2 ही हाथ है। हाँ, हम ब्रह्मा जी नहीं बैठे। ठीक है ना? नहीं नहीं, हर एक आदमी का अलग वो होता है। गुरुजी हाँ कल थैंक यू। हाँ, असीम जी बोलिए। गुरुजी कल हो सके तो 11:30 12 बजे आपसे फोन करूंगा, फ्री कर हो तो मैं लीजिएगा, पूछूंगा उनसे। खाली रहेंगे तो बैठ के बतियाएंगे, और क्या करेंगे। ठीक है ना? चलिए। 10-15 हाँ, मिनट ठीक है। कोई बात। अतुल, अच्छा, ये जीवेश। हाँ गुरुजी, पिछली बार आपने बताया था ना कि वास्तु में मतलब जिस कोने में दोष है, सही नहीं बना हुआ है, तो उसके देवता का मंत्र का वो जप करना चाहिए। तो जैसे हाँ मतलब ब्रह्म स्थान में ही दोष है तो ब्रह्मा जी के वैदिक मंत्र का, वो ब्रह्म जंगनाम का जप करना है। तो संख्या मतलब क्या रहना चाहिए कुछ इसका? बस इसमें संख्या बताया नहीं गया है, अधिक से अधिकम फलम। ठीक है ना?
तो 11,000 कर लो, 45 डबल। हाँ, यानी कि मतलब वास्तु पूजन जो हो रहा है उसी में ईशान के देवता का भी, ब्रह्मा जी का भी जप वो सब तो पहले आपको क्या है, अगर समय दे भाई की गृह प्रवेश के समय आपको अगले दिन भी आपको समय दे यजमान, तो आप जो है सो वेदी बना रहने दीजिए और सारे जहाँ जहाँ दोष हैं उन सबके पूजा कर डालिए, मंत्रों का जप कर डालिए और फिर पूर्णाहुति कर दीजिए, ठीक है ना जी। तो ये करते हैं। और हम कई लोगों को सलाह देते हैं कि वास्तु पूजन के बाद आप नियरेस्ट डेट ढूंढ करके ना वहाँ मृत्युंजय करा लीजिए, तो उससे क्या होता है, घर का भी उम्र बढ़ गया और घर में रहने वाले लोगों को भी उसका लाभ मिल गया, ठीक है ना। तो हम इस तरह का सजेशन कुछ अपने तरीके से देते हैं जी, क्योंकि ये करा लेने से बड़ा अच्छा रहता है। मैंने देखा है कि कई लोग गलत वास्तु में भी अगर हैं और मैंने ये कराया है तो जीवन अच्छा ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी गुरुजी। हाँ, वो पूछने का कारण गुरुजी यही था कि आजकल जो वास्तु पूजन हो या कोई भी पूजन हो, वो आवाहन जो है नाम मंत्रों से लोग करवाते हैं, वैदिक का वो करते ही नहीं है। तो इसीलिए जिसमें दोष है उसका स्पेशल हम वैदिक मंत्र का जप कर लें तो वो हाँ, वो बहुत जरूरी है, जी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। गुरुजी, बहुत जो बहुत आपने धन्यवाद। बुक बताई, इसका राइटर कौन है? विश्वकर्मा प्रकाश विश्वकर्मा प्रकाश का बता देंगे मीनाक्षी, जी आज अभी वास्तु चल नहीं रहा है ना, तो किताब ऊपर है नहीं, जी जी तो गुरुजी। किताब ऊपर हो जाएगा एक तो मैं बता दूंगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद अनीता को गुरुजी। फोन कर लेना ना, तो वहाँ जी, पे मैसेज कर दूंगी गुरुजी। हाँ ओके, उसको थैंक मैसेज यू। कर देना, ठीक है ओके। ना? ठीक, नमस्कार। प्रणाम नमस्कार। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर।